हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है इसमें चैप्टर नंबर 5 जो इनकम फ्रॉम सैलरी એટલે કે પગારની આવક, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स में मैं सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें ये वीडियो में आप लोगों को सभी जो प्रोविजंस किए गए हैं टैक्स के हिसाब से वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग सम करते हो तो उसके पहले जो भी प्रोविजंस होता है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को टैक्स के सभी चैप्टर्स के और जितने भी सम्स है उसके सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी चैनल में जो मेंबरशिप है उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल में से मेंबरशिप लेके सभी सम्स के सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है ग्रेच्युटी એટલે કે વફાદારી આવશે, ठीक है। तो ग्रेच्युटी में प्रोविजंस क्या किया गया है? तो सबसे फर्स्ट ફોર ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ એટલે કે સરકારી કર્મચારી માટે શું છે? તો ફુલ્લી ટેક્સ ફ્રી है, ठीक है। એટલે કે સંપૂર્ણ કરમુક્ત છે। और वो एम्प्लॉय जो ફોર એમ્પ્લોઈઝ કવર્ડ અંડર ગ્રેચ્યુટી એક્ટ એટલે કે જે વફાદારી માટે જે કાયદો કરવામાં આવ્યો છે તે કાયદા હેઠળ જે કર્મચારીઓ આવે છે તેના માટે લિસ્ટ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ એક્સેમ્પ્ટ એટલે કે નીચેની જે લિસ્ટ આપેલી છે તેમાં તે મુજબ कर मुक्त મળશે, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या लिखना होगा? तो एक्चुअल रिसिप्ट એટલે કે જે ખરેખર મળેલ રકમ છે તે। सेकंड आप लोगों को 20 लाख लिखना है। और थर्ड क्या लिखना है? तो लास्ट मंथ सैलरी जो भी है वो इंटू 12/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। और यहाँ पे गुजराती में हो जाएगा छेल्ला महीना पगार गुणिया 12 भाग्य 26 गुणिया वर्षनी संख्या, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, ग्रेच्युटी। और आप लोगों को डायरेक्टली सब में दिया गया होगा कि ये जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या तो फिर ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है, वो सब आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आता है फॉर अदर प्राइवेट कंपनीज એટલે કે જે ખાનગી કંપનીના કર્મચારીઓ છે તેના માટે ફર્स्ट क्या करना है? आप लोगों को एक्चुअल रिसिप्ट એટલે કે ખરેખર મળેલ લખવાનું છે। सेकंड 20 लाख। और थर्ड में क्या लिखना है? लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकालना है, ठीक है, इंटू 1/2 और इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स એટલે કે છેલ્લા 10 મહિનાની સરેરાશ પગાર ગુણ્યા 1/2 ગુણ્યા વર્ષની संख्या, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने सैलरी वर्ड यूज किया उसका मतलब क्या होता है? तो सैलरी इक्वल्स टू बेसिक એટલે કે જે મૂળ પગાર છે તે प्लस डीएनएस अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું प्लस कमीशन होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले पेंशन की। तो यहाँ पे पेंशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए? तो सबसे फर्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर सरकारी कर्मचारी है तो टोटल टैक्स फ्री है, संपूर्ण कर मुक्त है। और सेकंड, इफ रिसीव्ड ग्रेच्युटी, अगर उसको ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है तो क्या करना है? 1/3 इज एग्जेम्प्ट એટલે કે 1/3 ભાગ બાદ મળશે। और इफ नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युटी देन 1/2 इज एग्जेम्प्ट यानी कि हाफ एग्जेम्प्ट मिलेगा એટલે કે जो ग्रेच्युटी न मળી હોય तो 1/2 भाग बाद મળશે, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से है એટલે કે સંપૂર્ણ કરપાત્ર ભથ્થાઓ કયા કયા છે। उसमें फर्स्ट आएगा डीएनएस अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું। सेकंड आएगा मेडिकल अलाउंस એટલે કે મેડિકલનું જે ભથ્થું હોય છે તે। थर्ड आएगा टिफिन अलाउंस। और उसके बाद फोर्थ आएगा सर्वंट एंड हेल्पर्स अलाउंस એટલે કે હેલ્પરનું ભથ્થું। फिफ्थ आएगा सिटी कंपेंसेशन, ठीक है, એટલે કે सिटी वળતર। उसके बाद यहाँ पे आगे आएगा पार्टली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट એટલે કે अंशतः के संपूर्ण कर मुक्त भत्थाओं कया कया आवशे? तो फर्स्ट आएगा हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखना है कौन कौन से प्रोविजन है और वो सब, ठीक है। ये मैं आगे नेक्स्ट करवाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे एंटरटेनमेंट, ये भी आगे मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया? एजुकेशनल अलाउंस એટલે કે શિક્ષણ ભથ્થું આપેલું છે। उसमें आप लोगों को एग्जेम्प्ट कितना मिलता है એટલે કે કેટલી રકમ બાદ મળશે? तो 100 रुपीज मंथ पर चाइल्ड इन एक्चुअल टू बी इग्नोर्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन એટલે કે માસિક 100 રૂપિયા લેખે મળતું શિક્ષણ ભથ્થું અને વધુમાં વધુ 2 સંતાન માટે જ कर मुक्त गणाय અને ખરેખર खर्च જે થયો છે તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં। यानी कि एक्चुअल जो भी आप लोगों का एक्सपेंस हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का आता है ट्रिबल एरिया एंड
शेड्यूल्स अलाउंस एटले के आदिवासी विस्तार में फरजों बजाववा बदल मळतुं भत्थुं। ठीक है, इसमें क्या होता है तो 200 रुपीज मंथली एग्जेम्प्ट सर्विंग इन एमपी, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बेंगोल। ठीक है, एटले के मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल के अने ओडिशा आदिवासी विस्तारना फरजों बजाववा बदल મળતા ભથ્થાની रकम पैकी मासिक 200 रुपया लेखे थती रकम कर मुक्त गणाશે। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम कितना मिलेगा 200 रुपीज पर मंथ। उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस એટલે કે પરિવહન ભથ્થું। उसमें आप लोगों को ओनली टू हैंडीकेप के लिए दिया गया है એટલે કે अपंग व्यक्ति માટે જ કહેલું છે। ₹3200 મંથલી એક્ઝેમ્પ્ટ एक्चुअल एग्जाम टू बी इग्नोर्ड એટલે કે अपंग માટે એક મહિનાના 3200 રૂપિયા અને ખરેખર મળેલ 3200 रुपया गणवामां आवशे करमुक्त અને જે ખરેખર મળેલ હશે તે ગણવામાં આવશે नहीं। यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में जो भी मिला होगा वो आप लोगों को ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउस रेंट अलाउंस में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे तो हाउस रेंट के बारे में એટલે કે घर भाड़ा भत्थुं। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है तो ए में आप लोगों को लिखना है द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड એટલે કે જે ખરેખર મળતું घर भाड़ा भत्थुं છે તે। सेकंड आएगा एक्चुअल रेंट पेड, जितना आप लोगों ने एक्चुअल में पे किया है खरेखर चूकवेलू भाड़ू उसमें से लेस करना होगा 10% ऑफ सैलरी એટલે કે પગારના 10%। देन उसके बाद सी आएगा 40% ऑफ सैलरी यानी कि सैलरी का 40% लिखना है और ब्रैकेट में क्या दिया गया और 50% इन केस ऑफ 4 मेट्रो सिटी यानी कि 4 जो मेट्रो सिटी है आप लोगों को दी गई होगी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता। ठीक है, अगर ये सिटी में आप लोगों का हाउस है तो उसके लिए आप लोगों को सैलरी का 50% लेना है और उसमें 4 मेट्रो सिटी में अगर आप लोगों का हाउस नहीं है तो कितना लेना है 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, એટલે કે પગારના 40% લેવામાં આવશે। देन उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से होगा तो टैक्सेबल अलाउंस कितना आएगा तो जितना भी टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है એટલે કે જે ખરેખર મળેલી રકમ છે उसमें से लेस करना होगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, એટલે કે कर मुक्त भत्थुं यानी कि ये तीनों में से जो भी कम आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे लेस करने के लिए मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सेकंड आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस એટલે કે मनोरंजन भत्थुं। तो इसमें फर्स्ट आता है रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो वो क्या है फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, એટલે કે જે प्राइवेट कर्मचारीઓને મળે છે मनोरंजन भत्थुं તે संपूर्ण कर पात्र હશે। ठीक है, और सेकंड है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लिस्ट इज एग्जेम्प्ट यानी कि अगर जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट जॉब के अंडर है એટલે કે सरकारी कर्मचारी होय तो तेना माटे फर्स्ट यहाँ पे क्या आता है एक्चुअल रिसीट जितना भी एक्चुअल में मिला है वो એટલે કે જે ખરેખર મળેલ છે તે। સેકન્ડ आएगा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी એટલે કે જે મૂળ પગાર છે તેના 1/5 भाग और थर्ड आएगा 5000 रुपीज। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को डायरेक्टली लिख देना है। देन उसके बाद आगे क्या करना है तो विच एवर इज लोअर जे सौथी ओछું હોય તે कर मुक्त મળશે। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को फाइनल क्या करना है तो इन तीनों में से जो भी कम आएगा आंसर वो आप लोगों को कंसीडर करना है एज अ टैक्स फ्री। ठीक है, એટલે કે कर मुक्त એટલું તમને મળશે। ठीक है, उसके बाद आगे आएगा टैक्सेबल परक्विजिट्स એટલે કે करपात्र सुविधाओं। तो उसमें इतनी जो परक्विजिट्स है वो आप लोगों को टैक्सेबल होती है। फर्स्ट आएगा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सर्वेंट, सेकंड आएगा मेडिकल और थर्ड आएगा यहाँ पे LIC पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय कंपनी એટલે કે कंपनी द्वारा जो LIC નું प्रीमियम આપવામાં આવે છે તે। फोर्थ आएगा हाउस और फिफ्थ आएगा कार। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस एंड कार के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट हाउस के लिए तो हाउस में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज એટલે કે સરકારી કર્મચારીઓ માટે શું છે તો લાયસન્સ ફીસ એઝ પર ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ ઇઝ ટેક્सेबल अमाउंट। ठीक है, એટલે કે જે લાયસન્સ ફીમાં જે करपात्र जो रकम आपेली है ते हसे। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद इफ कंपनी ओन्स द हाउस એટલે કે जो कंपनी નું પોતાનું घर होय तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोविजन है तो आप लोग को पॉपुलेशन देखना है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो आप लोगों को सैलरी का 75% निकालना है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक है तो 10% तक लेना है आप लोगों को सैलरी का। देन उसके बाद अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो उसका 50% यानी कि सैलरी का 15% आप लोगों को ध्यान में लेना है। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्टली सम में दिया गया होगा कि जो जहाँ पे भी जो पर्सन रह रहा है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, डायरेक्टली दिया होगा कि 10 लाख से ज्यादा है,
25 लाख से कम है या 25 लाख से ज्यादा है, वो डायरेक्टली दे ही दिया गया होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे कंडीशन आती है कि इफ कंपनी पेज रेंट, એટલે કે જો કંપની ભાડું ચૂકવતી હોય તો उसके लिए क्या है, તો રેન્ટ एक्चुअली पेड बाय कंपनी, એટલે કે જે ખરેખર કંપની ભાડું ચૂકવે છે તે, और 50% ऑफ सैलरी, એટલે કે પગારના 15%, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को लिख देना है। देन उसके बाद कंपेयर किस तरह से करना है, तो विच एवर इज लोअर, जो ओछू हो ते कर मुक्त મળશે, ठीक है। जो भी कम होगा वो आप लोगों को एग्जेम्प्ट मिल जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि 15% ऑफ सैलरी, और आगे भी बोला था कि सैलरी के 7.5%, 10% या 15%, ये जो भी है उसमें सैलरी का मतलब क्या होता है, तो BABC होता है, ठीक है। तो यहाँ पे BABC का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट B का मतलब होता है बेसिक सैलरी, એટલે કે મૂળ પગાર। A का मतलब होता है अलाउंस, भत्ताओ, जो टैक्सेबल है वही, ठीक है, એટલે કે कर पात्र ज ध्यान में लेવામાં આવશે। उसके बाद B है बोनस, C है यहाँ पे कमीशन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सैलरी यानी BABC हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे मोटर कार की। तो इसमें क्या है, तो फर्स्ट है टोटली फॉर ऑफिशियल पर्पस, એટલે કે માત્ર ઓફિસના કાર્ય માટે હોય તો क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, એટલે કે संपूर्ण कर मुक्त છે। मगर यहाँ पे ऐसा दिया गया है अगर कि टोटली फॉर पर्सनल पर्पस, એટલે કે संपूर्ण अंगत उपयोगना हेतुथी आपेली છે, तो उसमें यहाँ पे दो कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट क्या है, तो इफ एम्प्लॉयड हायर द कार, એટલે કે जो मालिके गाड़ी भाड़े लीधेल होय तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो एक्चुअल रेंट पेड बाय कंपनी, उसमें से लेस करना होगा अमाउंट रिसीव्ड इफ एनी, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કે કંપનીએ જે ચૂકવેલ ખરેખર ભાડું છે તે તેમાંથી માઇનસ થશે રકમ મળેલ હોય તે, ठीक है, अथवा तो મળેલ હોય तो તે માઇનસ થઈ જશે। उसके बाद सेकंड है इफ एम्प्लॉयर ओन्स द कार, એટલે કે જે માલિકની પોતાની ગાડી હોય तो શું થશે, तो यहाँ पे उसके लिए क्या हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट लिखना है इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी, ठीक है। इसमें ड्राइवर की सैलरी भी आ गई। एक्सपेंडेड बाय द कंपनी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, એટલે કે કુલ રકમ અને તેમાંથી શું કરવામાં આવશે, પ્લસ કરવામાં આવશે ગાડીની કિંમતના 10%, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का आता है यहाँ पे कि अगर पार्टली फॉर पर्सनल यूज के लिए है या तो फिर पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज के लिए है, એટલે કે अंशतः अंगत उपयोग माटे अथवा तो अंशतः ऑफिसना उपयोग माटे छे, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट देखना है कि इफ एम्प्लॉयज पे मेंटेनेंस चार्ज, એટલે કે जो मालिक द्वारा खर्च चूकवामां आवतो होय तो उसमें आप लोगों को क्या देना है, तो देखना है, तो इंजन की कैपेसिटी देखनी है। अगर इंजन अप टू 1600 सीसी का है, એટલે કે जो इंजन 1600 सीसी सुधीનું હોય तो उसमें आप लोगों को क्या देखना है, तो आएगा क्या, तो 18,000 पर मंथ आएगा और प्लस 900 पर मंथ का हो जाएगा इफ ड्राइवर रखा है तो, એટલે કે જો ડ્રાઈવર રાખવામાં આવે તો 900 મહિનાના અને બાકીના 1800 મહિનાના આપવામાં આવશે, એટલે કે कर मुक्त થઈ જશે, ठीक है। उसके बाद अगर इंजन अबोव 1600 सीसी का है, એટલે કે जो 1600 सीसी थी વધારે હોય तो क्या हो जाएगा, तो 2400 पर मंथ हो जाएगा प्लस 900 पर मंथ इफ ड्राइवर्स, એટલે કે जो ड्राइवर રાખવામાં આવેલો હોય तो 900 रुपया दर महीने આપવામાં આવશે, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे आप लोगों को कार के लिए एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन आप लोगों को क्या दी गई है, तो सेकंड है इफ एम्प्लॉय पे मेंटेनेंस, એટલે કે जो कर्मचारी द्वारा खर्च चूकવામાં આવે तो उसमें क्या है अप टू 1600 सीसी, એટલે કે 1600 सीसी ની ગાડી સુધીમાં શું થશે, तो 600 पर मंथ प्लस 900 ड्राइवर्स का मिल जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा पर मंथ। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। और अगर अबव 1600 सीसी का है, એટલે કે 1600 सीसी थी વધારે कैपेसिटी वाली गाड़ी है तो उसमें क्या हो जाएगा, 900 पर मंथ का मिल जाएगा प्लस 900 पर मंथ इफ ड्राइवर, ठीक है, એટલે કે जो ड्राइवर રાખવામાં આવેલ હોય तो તેના પણ 900 મહિનાના कर मुक्त થઈ જશે, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे फाइनल हम लोग देखेंगे प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, तो फर्स्ट है रेकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड है अगर, એટલે કે जो मान्य प्रोविडेंट फंड हो तो उसमें फर्स्ट क्या है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स का हो, એટલે કે जो मालिकનો ફાળો હોય तो ટેક્सेबल अबोव 12%, એટલે કે जो 12% થી જેટલું પણ વધારે હોય તે कर पात्र થશે। और यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो 12% तक एग्जेम्प्ट है, એટલે કે 12% સુધી कर मुक्त है, અને જે 12% થી ऊपरનો भाग હશે यानी कि 12% के ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, એટલે કે कर पात्र થઈ જશે, ठीक है।
उसके बाद सेकंड आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय એટલે કે કર્મચારી દ્વારા ફાળો આપવામાં આવે तो उसके लिए क्या हो जाता है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C એટલે કે 80C मुजबना कपात મળશે ठीक है। और ये जो डिडक्शन है वो आप लोगों को अलग चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे स्टेट्यूटरी पीएफ એટલે કે કાયદા મુજબની પ્રોવિડન્ટ फंड ठीक है। तो इसमें क्या होता है तो फर्स्ट है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर એટલે કે मालिकનો फाड़ो, तो इसमें क्या होता है जितना भी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय का होता है तो उसके लिए टैक्स फ्री हो जाता है એટલે કે कर मुक्त તે થઈ જશે ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आता है कि इफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय का है એટલે કે કર્મચારીનો ફાળો હોય तो उसमें क्या होता है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 तक की ठीक है। એટલે કે કલમ 80C મુજબ કરમુક્ત થશે અને વધુમાં વધુ मुदत કેટલી रकम કેટલી આપેલ છે 1,50,000 ની ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को एग्जाम्प्ट मिल जाएगा એટલે કે कर मुक्त મળશે और इसके ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा वो आप लोगों को टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आता है कि इंटरेस्ट ऑन पीएफ, अगर पीएफ का इंटरेस्ट आप लोगों को दिया गया हो तो उसमें क्या देखना है कि इन स्टेट्यूटरी पीएफ એટલે કે કાયદા મુજબના પીએફ માં શું થશે તો टैक्स फ्री हो जाएगा वो ठीक है। उसमें कोई भी टैक्स आप लोगों को पे नहीं करना है। और सेकंड है कि ये जो पीएफ है वो अगर रेकॉग्नाइज पीएफ है એટલે કે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય तो उसमें क्या है कि टैक्सेबल अबोव 9.5% એટલે કે 9.5% થી વધારા पर कर થશે ठीक है। यानी कि 9.5 तक आप लोगों को एग्जाम्प्ट मिल जाएगा और उसके ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है। એટલે કે 9.5% સુધી कर बाद મળશે અને જે 9.5% થી વધારાનો ભાગ હશે તે कर पात्र થઈ જશે ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है यहाँ पे अगर अनरिकॉग्नाइज पीएफ हो એટલે કે અમાન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડ हो तो उसमें क्या करना है तो फर्स्ट अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय हो એટલે કે કર્મચારીઓનો ફાળો હોય तो उसमें क्या हो जाएगा तो नॉट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C એટલે કે कोई पण कपात મળશે नहीं ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है दो दिए गए हैं मैंने दोनों ही लिख दी है डायरेक्टली एक साथ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर हो एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ हो तो इन दोनों में एक ही सिचुएशन आती है। वो क्या आती है એટલે કે प्रोविडेंट फंड में मालिक नो फाड़ो होय अने प्रोविडेंट फंड नु ब्याज होय तो इसमें क्या आता है अनरिकॉग्नाइज में तो नॉट टैक्सेबल इन करंट ईयर बट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट ठीक है। એટલે કે જે ચાલુ વર્ષ છે તેમાં कर पात्र नहीं परंतु જ્યારે તે મળે ત્યારે તે कर पात्र ગણાશે ठीक है। इसके लिए इतना प्रोविजंस किया गया है। यहाँ पे दोनों अलग आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने दोनों का कंबाइन करके साथ में डायरेक्टली लिख दिया है ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर के प्रोविजंस थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए और कोई भी ऐसा छोटा मोटा प्रोविजन होगा जो मेरे से छूट रहा होगा तो वो मैं जब आप लोगों को सम्स कराऊंगी तो उसमें क्लियर करवा दूंगी ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को सम्स स्टार्ट करवाने वाली हूँ, मगर उससे पहले ये वीडियो जरूर से देख लेना क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोगों को जितने भी प्रोविजन है वो मालूम ही नहीं पड़ेंगे और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सम में ये हम लोग कहाँ से लेके आए और क्यों लेके आए ठीक है। अगर ये प्रोविजंस आप लोग सभी याद कर लेंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली सम करने में इजी हो जाएगा ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।